इवनिंग फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस के रीजंस क्या रहे। तो जो मेन रीज़न जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज टैरिफ वॉर। ये जो टैरिफ है, टैरिफ लगाया इन्होंने, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो टैरिफ लगाया वो मैक्सिको और किसके ऊपर लगाया इन्होंने, इनके जो दूसरे नॉर्थ में नेबर हैं दैट इज़ कनाडा। लेंथ में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कनाडा, मैक्सिको। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने चाइना को यहाँ से अभी बाहर कर दिया, तो ऐसा क्यों किया। चलिए आगे चल के आप समझेंगे इस बात को। तीसरा जो कारण रहा, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, बहुत अच्छा फंड हाउस है ये, बहुत ही शानदार इनकी एक रिपोर्ट हमेशा देते हैं, पर ये रिपोर्ट शानदार हमारे पर्सपेक्टिव में है नहीं। BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल की कंपनीज को लेके इन्होंने एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है। तो पहले ही ये स्टॉक फॉल कर रहे थे, बजट में जो इनको मिलना चाहिए था उसके अकॉर्डिंगली इन स्टॉक्स को मिला नहीं, और ये बहुत बुरी तरह से फॉल कर रहे हैं। फॉलिंग इंडियन रूपी, जिसका डर था, जो हमको शक था कि ऐसा होने वाला है, वो आज हुआ। उसको एनालाइज करेंगे। 87 रुपये से परे पहुंच गया हमारा रूपी, बहुत बुरी तरह से गिरा, उसका कारण भी समझाऊंगा आपको। आज आप लोगों ने जाके ये PMI का जो है परचेज मैनेजर इंडेक्स, ये चाइना का आज आया है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस बेसिक वीडियो को पहले देखिएगा। और आज उसकी रिपोर्ट भी बहुत नेगेटिव आई है, वो भी बहुत गिरा है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आज ना हर एक चीज़ नेगेटिव थी। बजट में एक पॉजिटिव चीज़ थी कि 12 लाख रुपए तक उन्होंने टैक्स के ऊपर कट दिए हैं, हालांकि वो भी डिटेल्स आएंगे अभी, लेकिन बाकी वर्ल्ड के जो सारे पैरामीटर्स थे वो नेगेटिव थे। और एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी मार्केट को जितना गिरना चाहिए था उतना वो मार्केट गिरी नहीं। हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस चाहे नेगेटिव रही, पर ये उतनी नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो टैरिफ की वॉर है ना, वर्ल्ड में टैरिफ की जो वॉर है ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो ट्रेड वॉर, और इसको बोला जा रहा है, एक बहुत अच्छे राइटर हैं अमेरिका में, उसने इसको बोला है वर्ल्ड वॉर 3, तीसरी वर्ल्ड वॉर बोला, और ये बहुत ख़तरनाक है। ये ना आपको दिख नहीं रही है अभी, हम सब की ज़िंदगी के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है, मेगा इन्फ्लुएंस। ये आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं आज सुबह से, मॉर्निंग से। और मॉर्निंग से आप देखिए, मॉर्निंग से निकेई जो है वो निकेई बहुत बुरी तरह से फॉल किया। निकेई का 2.66%। और निकेई इसलिए किया क्योंकि जो टैरिफ की वॉर है, जो जापान अपने सामान बनाता है उसकी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, चाइना में। ऑनर्स कौन है, कंपनीज जापानीज़ हैं, लेकिन बनती कहाँ है, चाइना में। तो अब उस पर किस प्रकार से टैरिफ लगेंगे, इसलिए जापानीज़ कंपनियां बहुत डरी हुई थी। तो उस पर आज उन्होंने नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया। शंघाई का कंपोजिट इंडेक्स जो है उसने भी आज कोई पॉजिटिव नहीं दिया। हैंग सेंग का वो भी नेगेटिव में रहा। BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50 आपको दिख रहे हैं। एशिया का जो पूरा इंडेक्स है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का, वो पूरा इंडेक्स आज नेगेटिव में रहा। तो हमारे लिए एशिया की जो मेजॉरिटी कंट्रीज थी, जापान जो था सबसे ज़्यादा 2.5% से ज़्यादा फॉल किया। जापान का फॉल करना था, और हांगकांग ने फॉल किया। और साथ में जो फॉल किया वहाँ पे, वो फॉल किया दैट इज चाइना ने, और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के एशिया इंडेक्स ने। तो इन सारे इंडिसेस ने अगर फॉल किया है, तो भारत की स्टॉक मार्केट का गिरना भी लगभग तय था कि इन्होंने गिरना ही गिरना है। अब आप आइए, इसके बाद अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद आगे जो आएंगे दैट इज यूरोप। दिन में हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप को देखिए आप, जो डेक्स है जर्मनी का वो भी फॉल किया। लंदन का जो इंडेक्स है उसने भी फॉल किया। CAC फ्रांस का है, उसने भी फॉल किया। IBX इसने तो फॉल करना ही करना, IBX वाला
यूरोप का जो स्टॉक्स है उसने भी फॉल किया। स्टैंडर्ड पुअर्स का यूरोप है, सारे के सारे किस में हुए, रेड में, रेड ही लेते हैं इंकम, रेड में सारे, और गिरे कितने, 1.5% से ज़्यादा यूरोप। क्योंकि यूरोप को भी ट्रंप साहब जो करते हैं ना, अमेरिकन राष्ट्रपति, जो वो करते हैं वो ऐसे गुपचुप के नहीं करते हैं चीज़ों को, वो बहुत, उनका एक स्टैंडर्ड तरीका है चीज़ों को करने का। वो ओवल ऑफिस में बुलाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके ऊपर साइन करेंगे, उसके बाद वो प्रेस ब्रीफिंग देते हैं एक बहुत डिटेल में कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और फिर सवाल लेते हैं वहाँ पे वो। तो वो लगभग पूरी दुनिया को लपेट लेते हैं जब भी वो अपने लेक्चर्स देते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने यूरोप को भी बोल दिया हुआ है, अभी तो भगवान भला करे कि इंडिया का उन्होंने ओपनली नाम नहीं लिया। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जब उनकी बात हुई तो उन्होंने टैरिफ की बात ज़रूर की थी कि ट्रेड डेफिसिट है, उसका कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ओपनली अभी इंडिया के बारे में कुछ बोला नहीं है। लेकिन वो किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लगाएंगे। अब ये नेगोशिएशन पावर है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की कि कैसे वो इसको हैंडल करते हैं। तो जैसे भी ये होगा आगे चल के आपको इसके बारे में हम बिल्कुल बताएंगे। अब आइए आप ये देखिए, अमेरिका में उल्टा हो रहा था। पहले भारत की हालत बहुत पतली थी, अब अमेरिका में कितना बढ़ा ये, 24%। यहाँ मैं आपको एक ना इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का बताना। वो इंटरेस्टिंग बात यह है, अमेरिका में ना कोई अपर सर्किट होता है ना कोई लोअर सर्किट होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अपर सर्किट और लोअर सर्किट का मीनिंग ये होता है कि हर एक स्टॉक के लिए एक्सचेंज ने डिफाइन किया होता है। किसी को 5% अगर वो फॉल करेगा तो सर्किट लग जाएगा, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। किसी को 10% किया होता है, किसी को 20% किया होता है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, वहाँ पे वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। ऐसा ही वो अपर सर्किट भी होता है, 5% अप गया तो वो रोक देंगे ट्रेडिंग, 10 गया तो रोक देंगे, 20 गया तो रोक देंगे। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में स्टॉक अगर ज़ीरो भी हो जाए तो वो ट्रेडिंग कभी बंद नहीं करते। जितने मर्जी परसेंट ऊपर को जाए, जितने मर्जी परसेंट नीचे को जाए, अमेरिकन मार्केट ने अपर और लोअर सर्किट रखा ही नहीं हुआ कभी भी। और इतनी स्ट्रेंथ है उनकी मार्केट में, हमें तो रोकना पड़ता है ना, हमारे तो लोग वैसे बर्बाद हो जाएंगे अगर हम ऐसा कर दें यहाँ पे। तो कोई अपर लोअर सर्किट नहीं था, और जो विक्स है अमेरिका का वो इस जोन में चला गया। ये देखिए आप, ये अमेरिकन विक्स है, ये इंडिया का विक्स है। इंडिया का विक्स जो है वो 14 अभी भी किस में है, लो वोलेटाइल जोन के अंदर है। हमारे यहाँ ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ कि भारतीय स्टॉक मार्केट इसी रेंज में आप रखिए 22,800 से लेके 23,500 के बीच में जाएगी। और आज शाम को जो कॉल और पुट का डाटा आया है हमारे पास, कॉल और पुट का डाटा कहता है कि रेंज होगी 23,000 से लेके 23,500 के बीच में। यही इसने जाना है। और हमको कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ इंडिया विक्स से, क्योंकि इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, विक्स निर्भर करता है पुट और कॉल के डाटा के ऊपर। जो पुट और कॉल का डाटा आता है वहाँ से हमको डिटेल में पता चल जाता है इसका। तो इस डाटाबेस के ऊपर अमेरिकन मार्केट चली गई है हाई वोलेटाइल जोन पे। अमेरिकन मार्केट आज 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक खुलेगी, और वो बहुत ही वहाँ पे आज मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हम जो इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका में, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम बिल्कुल तैयारी में हैं कि इस वीक हम यूएस में बाइंग करेंगे और अच्छे टेक्नोलॉजी के, और हम सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक में बाइंग करते हैं अमेरिका में, और टेक्नोलॉजी स्टॉक में ही बाइंग करेंगे हम। तो हमारी जो प्लानिंग और हमारी स्ट्रेटजी क्या है वो छुपी नहीं है किसी के साथ। कब बाई करना है, कैसे सेल करना है, ये हमने आपको समझाया हुआ है। खुद भी हम ऐसे ही बाई करते हैं। तो जो भी RSI के हमारे जोन में आएगा अमेरिका में आज रात को, उसको हम बाई करेंगे। और आप भी अमेरिकन मार्केट को देखिए, उसको समझना शुरू करिए। अब आइए आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू रूपी, जो आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है और जिसका मुझे पर्सनली
बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि 87 से ऊपर रुपी नहीं जाना चाहिए, ये मेरी विश थी। लेकिन मेरी प्रार्थना किसी ने सुनी नहीं और ये आज 87 रुपीज़ से नीचे आ गया। अब ये मुद्दा है, और ये देखिए डॉलर इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। अब ये मुद्दा है कि ये नीचे क्यों आया। सवाल उठता है कि इतनी बुरी तरह से आज रुपी क्यों गिरा, और 87 का जो 87 का एक क्या बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल लेवल है, उससे नीचे रुपी फॉल कर गया। रीज़न बीइंग ये जो टैरिफ की वॉर शुरू हुई है ना, टैरिफ की वॉर शुरू हुई है, साथ में ट्रेड वॉर शुरू हुई है। तो इसमें अब ये किस ट्रेड की बात हो रही है? इंटरनेशनल ट्रेड की। और इंटरनेशनल ट्रेड किस टर्म्स में होता है? डॉलर की टर्म में होता है। तो हमारे जिनके पास रुपीस है ना, उन्होंने मेगा कन्वर्शन करवाई डॉलर्स में कि डॉलर हम जल्दी से जल्दी डॉलर कम्युलेट करें, पता नहीं कल को क्या। जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं वो सारे डरे हुए हैं, और वो खूब पैसे वाले लोग होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए में व्यापार करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय। तो उन लोगों ने डॉलर की होर्डिंग शुरू की। तो जब डॉलर की मांग बढ़ी तो रुपये की मांग घटनी थी, वो तय है। तो ये बेसिक रीज़न रहा। इस टैरिफ वॉर से लोगों ने डॉलर होल्ड करना शुरू किए, और उसी कारण से भारतीय जो रुपी है, इंडियन जो रुपी है, वो आज फॉल किया। इंडियन रुपी फॉल किया और डॉलर स्ट्रांग हुआ। ये आपको हरे में दिख रहा है ना, तो ये हरे में क्या है? ये ग्रीन में है यूएस डॉलर, हमारा रुपी नहीं। अगर ये डॉलर रेड में होगा तो इंडियन रुपी ग्रीन में होगा। हमेशा इसको याद रखिएगा, उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है ये। तो आज 87 हमने पार कर लिया, बड़े दुख की बात है। इन सारे पैरामीटर से आप देखो क्या क्या था हमारे लिए, क्या क्या नेगेटिव था। हमारे लिए एशिया नेगेटिव था, हमारे लिए यूरोप, चलो हमारे बाद हुआ वो नेगेटिव। हमारा जो रुपी है वो फॉल किया था। क्रूड ऑयल, उस पर भी नेगेटिव न्यूज़ है आज। और जब ये टैरिफ का जो एटॉमिक बम फेंका है अमेरिकन राष्ट्रपति ने, इन सब की बदौलत हमारी जो मार्केट है, ये हमारी मार्केट फॉल की। आप यहाँ पे एक चीज़ आप कंपेयर करके देखिए, जो बाकी मार्केट्स हैं, बाकी जो कहाँ की, यूरोप की मार्केट है, निकेई की मार्केट है, वो सारी निकेई फॉल किया है कितना? 2.6%। यूरोप एवरेज फॉल कितना है? 1.5% से ज़्यादा। और भारत का एवरेज फॉल कितना है? 0.50। एवरेज कह रहा हूँ मैं। तो मतलब दुनिया से हम कम फॉल किए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण था यूनियन बजट ऑफ इंडिया। उसमें अगर ये 12 लाख वाली छूट नहीं होती ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट आज 2% से ज़्यादा क्रैश करती, जैसा यूरोप ने किया। तो हम सब लोगों को, हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इसकी बदौलत भारतीय स्टॉक मार्केट मेगा क्रैश से बच गई। आज के दिन जो ट्रेड वॉर का बॉम्ब गिरा है ना पूरी दुनिया में, उससे भारत, और हम अछूते नहीं हैं उससे। चाहे चाइना के ऊपर लगाओ, हम हर जगह उसमें इसको मैं एनालाइज करूंगा इस पूरे वीडियो को, आप निश्चिंत रहिए। कल से, ट्यूसडे से ये टैरिफ वॉर लागू हो रही है। अब इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा वर्ल्ड पे, 3-4-5 दिन इसको देखेंगे। बजट भी मैंने आपको एनालाइज करना है। मैं चाह रहा हूँ कि टैक्स बिल भी सरकार का आ जाए, उसके बाद मैं एनालाइज करके आपको ढंग से पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना उसको समझाऊं। क्योंकि हमारा यहाँ कोई न्यूज़ ब्रेक करना तो आइडिया है नहीं। आपको जो आप टीवी चैनल में देखते हैं, वहाँ पे एजेंडे के साथ लोग बैठे होते हैं। हमारा बेसिक पर्पज़ है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करें, तो ब्रेक डाउन करें जैसे वो पहली क्लास का बच्चा होता है ना, जिसको ABCD सिखा रहे होते हैं, इसी तरह से हम ABCD सिखाएं सभी लोगों को, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो डिटेल में हम ये जो टैरिफ वॉर है ना, इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, आप चिंता ना करिए। तो ये देखिए, और फ्रेजाइल कितना रहा हमारी मार्केट, नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। नीचे के लेवल देखो आप ज़रा, ये देखो आप,
ऊपर के लेवल, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, फिर कुछ बाइंग होना शुरू हुई, आईटी के अंदर बाइंग शुरू हुई, क्योंकि रुपी कमज़ोर होता है तो आईटी कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, क्योंकि डॉलर कन्वर्ट करके रुपीज़ में लेते हैं। तो पहले $1 80 था, तो इन्फोसिस को कितने मिलने थे? इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप ध्यान से। $1 मान लो $80 का है, तो $1 मिला मान लो एक काम का टीसीएस को, तो वो भारत में लाएगी तो उसको $80 मिलेंगे। अब उसी टीसीएस को इनकी पेमेंट तो अमेरिका में डॉलर में होगी, तो टीसीएस को अब डॉलर मिलेगा, तो अब टीसीएस को 87 रुपीज़ मिलेंगे, तो $7 का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लोग डॉलर में कमा रहे हैं, जैसे हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इन्वेस्टमेंट की है पिछले 2-3 सालों से, तो हमने स्टॉक $1 जब $80 का था तब खरीदा था। अगर आज हम स्टॉक बेचेंगे, हमारी पेमेंट तो डॉलर में आएगी, तो हमको 87 रुपीज़ मिलेंगे, तो $7 का अप्रॉक्सीमेटली 9% का प्रॉफिट तो हमें करेंसी कन्वर्जन में मिल जाएगा। तो जो लोग डॉलर्स में ट्रेड करते हैं या डॉलर्स में काम करते हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट हुआ है। इसीलिए जो आईटी इंडेक्स है, हमारा आईटी इंडेक्स, वो आज हल्का सा ग्रीन में रहा। अब आइए आप क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में, ये आज राइज़ किया है, और राइज़ करने का एक ही रीज़न है, कनाडा से जो ऑयल आया है उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। और क्यों लगा? एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कनाडा पे टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि वो अपने देश की ऑयल इंडस्ट्री को राइज़ करवाना चाहते हैं। और उनके देश की ऑयल इंडस्ट्री कैसे राइज़ होगी और कब राइज़ होगी? जब कनाडा की जो इंडस्ट्री है वो नीचे को जाएगी। देखो क्या गेम वो वहाँ पे खेलते हैं। उन्होंने ओपेक को भी बोल रखा है कि भाई आप भी प्रोडक्शन कम कर दो। कनाडा पे उन्होंने चार्ज लगा दिया। तो अपनी ऑयल इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। तो इसीलिए जो क्रूड के प्राइसेस हैं वर्ल्ड में वो बढ़े हैं आज की डेट में। अब आइए आप आगे, ये देखिए, ये जो भारत की कंपनियां हैं, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और एचपीसीएल जो सबसे ज़्यादा गिरी, ये जो कंपनीज हैं, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, जेफरीज की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने ये बोला है कि भारत की जितनी भी ऑयल की कंपनियां हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, इन सब के टारगेट जो है उन्होंने डिक्रीज कर दिए हैं, इनको सेल की कैटेगरी में डाल दिया है। अब जेफरी बहुत बड़ा फंड हाउस है, इसका मानना है कि जो वोलेटाइल मार्केट है वर्ल्ड में, और अमेरिका से क्योंकि लोगों को ख़रीदना पड़ेगा ऑयल, तो अगर अमेरिका से ऑयल ख़रीदेंगे तो आपका मार्जिन घटेगा, क्योंकि अमेरिका कॉम्पिटिटिव रेट पे नहीं देता। अमेरिका क्या है, वो नहीं होता एक गली का, मतलब एक गली का बॉस है, और वो कहता है भाई मैं इतने में दूंगा, आपने लेना तो लो, कहीं और से तुम ले नहीं सकते। तो वहाँ जो मार्जिन है ना, वो मार्जिन बचेगा नहीं इन कंपनीज़ के लिए, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं। तो इनको सेल में कर दिया है। पिछले 3 साल में बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। इन तीनों कंपनीज़ के रिटर्न बहुत अच्छे हैं। पिछले अगर आप 5 सालों के रिटर्न देखेंगे, लेकिन अब जो भविष्य है इनके लिए वो अच्छा नहीं है। अब आप हमारे बाई सेल के वीडियोस को देखिए, आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको क्या करना है, उसी RSI के प्रिंसिपल को फॉलो करिए और उसके बाद उस पर एक्ट करिए। अब आइए FIIs और DIIs का जो डाटा है, वो ये डाटा कहता है आज के दिन उन्होंने 4000 करोड़ रुपए के करीब बेचे। अमेरिका में बहुत कुछ है उनके लिए, अमेरिका में चीज़ें बहुत बेहतर, ट्रंप जी कह रहे हैं हो रही हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो हैं FIIs, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि ये जो FIIs हैं, ये सबसे पहले डॉलर और बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कि, और ये दोनों अवेलेबल कहाँ हैं, US मार्केट के अंदर। और अगर इनको ये अच्छा लगता है और यहाँ इनको प्रॉफिट मिलता है अमेरिका में, तो ये बाकी इमर्जिंग मार्केट और इमर्जिंग मार्केट में नंबर 1 पे आता है इंडिया में ये अपनी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो मार्केट गिरी क्योंकि आज ये देखिए आप
4,000 करोड़ रुपए के इन्होंने बेचे और हमारे DII कितने खरीदे? 2,708 रुपये, 2,708 करोड़ रुपए के। तो DII वो क्या कहते हैं, हाँपना ना वो शुरू हो गए हैं। पर मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा होल्ड किया, क्योंकि आज तारीख कौन सी है? आज तारीख है, यह मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, सिप का। इसको कहा जाता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये जो प्लान है, आप रेगुलरली पैसा डालते रहते हैं और ये नॉर्मली आप कब डालते हैं? जब आपकी सैलरी आती है। तो सैलरी तो अभी आई है ना, तो ये जो सैलरी अभी आपकी आई है, आपने अपना पैसा डाल दिया, वो फंड हाउस में चला गया या म्यूचुअल फंड में चला गया। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं या फंड हाउस वाले हैं, इन्होंने इसको अभी होल्ड किया है। और क्यों उन्होंने होल्ड किया? क्योंकि इनको लगता है कि मार्केट अभी और फॉल करेगी। यही तो सबसे बड़ा कैच है। आज की डेट में बहुत सारा पैसा आया है उनके पास, क्योंकि नई नई सैलरी आई है लोगों की, और आप लोगों ने अपने जो सैलरी है उसको लिंक कर रखा है म्यूचुअल फंड के साथ या सिप के साथ, तो पैसा तो चला गया। तो वो बाइंग क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने होल्ड करके रखा। उनको लगता है कि मार्केट गिरेगी, फॉल करेगी। और जब भी मार्केट फॉल करेगी, मैंने आपको जो प्रिंसिपल हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में सिखाया हुआ है, उस प्रिंसिपल को मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल यही है, 2,500 रुपीज़, 25,000 रुपीज़, 2.5 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़, और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? 2.5 करोड़ रुपीज़, और उसके बाद 25 करोड़ रुपीज़। यही प्रिंसिपल समझाया ना मैंने आपको। जो सबसे कमज़ोर होगा उसके पास 2,500 रुपये तो होंगे ना, 2,500। तो ये जो हैं, ये जो 2,500 रुपये वाले हैं, ये 2,500 रुपये वाले कितने पैसे लगाएंगे? 500 रुपये। जिसके पास 25,000 होंगे वो एक और ज़ीरो बढ़ा देगा। जिसके पास और होंगे 2.5 लाख रुपए, वो 50,000 लगा दे। और जिसके पास एक ज़ीरो और होगी, वो यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा दे। जिसके पास यहाँ एक ज़ीरो और है, वो एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा दे। मीनिंग 5 एंड मल्टीपल ऑफ 10। यही प्रिंसिपल सिखाया है मैंने आप लोगों को, और ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने खुद डिवाइस किया हुआ है ये पूरा कॉन्सेप्ट। इसको कभी भी जब भी मार्केट गिरती है और क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, इसका हमने RSI का बाई सेल का प्रिंसिपल आपको बताया है। उसको भी आप लोगों को ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंगली इनको खरीदना है। अब आइए आप, एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज़ जो चाइना हमने यहाँ से मिस किया था, वो हमने इंटेंशनली चाइना को यहाँ पे छोड़ा था, और उसके पीछे जो रीज़न था, उसके पीछे का जो बेसिक रीज़न, दैट इज़ जो चाइना हमने यहाँ से मिस किया था, वो हमने इंटेंशनली चाइना को यहाँ पे छोड़ा था, और उसके पीछे जो रीज़न था, उसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है, दैट इज़, इस पेज पे आपको समझाता हूँ मैं। चाइना में एक परचेजर मैनेजर इंडेक्स होता है, वो हर महीने आता है। इसको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है अपने वीलॉग में। आप उस वीलॉग को ज़रूर देखिए अगर आप, क्योंकि ये PMI हमेशा आता रहेगा, अमेरिका का, चाइना का, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, हमेशा आता रहेगा। परचेजर मैनेजर जो इंडेक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग का डाटा देता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 कंपनीज़ का डाटा लिया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। उन्होंने क्या सामान मैन्युफैक्चर किया और उसकी डिमांड कितनी है। तो दिसंबर में ये 50.5 था। 50 से नीचे तो ये माइनस है, 50 से ऊपर ही इसको अच्छा माना जाता है, और जितना 50 से ज़्यादा ऊपर होगा उतना ही अच्छा होगा। वो सारे चार्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस वीलॉग में, इसको देखिए, लिंक में डाल रहा हूँ। और अभी जनवरी का जो डाटा आया है वो आया 50.1, बुरी तरह से गिरा है। मतलब कंजम्पशन फॉल की है चाइना के अंदर। और चाइना में अगर कंजम्पशन फॉल करती है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल करती है, वो पूरी दुनिया को लिए घातक है, क्योंकि चाइना जो है वो बैक ऑफिस है पूरी दुनिया का। तो एक इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट था जो मार्केट के ऊपर रहा।
अब आप ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि वो टैक्स किस प्रकार से लगाते हैं। बहुत सिंपल है ये। मान लीजिए $1,00,000 पे कोई गाड़ी आ रही है, लग्जरी गाड़ी आ रही है। कहाँ से? ये आ रही है कनाडा से, कनाडा से बन के आ रही है लंबोर्गिनी। अब इसके ऊपर 25% टैक्स लगा दिया तो ये कितने की हो जाएगी? 1.25 लाख की। तो ये गाड़ी क्या होगी? महंगी हो जाएगी यहाँ पे। तो ट्रंप साहब की जो स्कीम है, उन्होंने क्यों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवा में चला दिया, ही इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल बिजनेसमैन। उसने स्कीम ये लगाई कि लैम्बोर्गिनी जो है वो कनाडा का तो की कंपनी तो है नहीं, जो कनाडा में बना रही है वो फोर्स कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी को कि आप गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करो यूएसए के अंदर। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। कनाडा के अंदर एक आर में आपको जो वहाँ पे टेक्नीशियन है उसको देने पड़ते कनाडा में समवेयर अराउंड $10 से $25 अमेरिकन डॉलर। लेकिन यूएस में उसको कम से कम $50 से $75 लेगा वो, क्योंकि अमेरिका में महंगाई ज़्यादा है। तो जो अगर या इतने पैसे लेगा तो स्पेयर पार्ट भी अमेरिका में महंगे होंगे। तो गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $80,000 होगी कनाडा में। यही गाड़ी 1.25 लाख में मैन्युफैक्चर होगी यूएस में। तो इन्फ्लेशन का जो फ़र्क है वो अमेरिका में बढ़ेगा कि नहीं। अब अमेरिकन राष्ट्रपति की एक बात बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? वो बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, मैं इन्फ्लेशन को ले आऊँगा 0 के आसपास। एक तो वो ये बात कर रहे हैं। दूसरा, वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो जब टैरिफ लग रहा है तो इन्फ्लेशन तो राइज करेगी, इन्फ्लेशन जो है वो राइज करेगी। जो गाड़ी लोगों को 1 लाख में लैम्बोर्गिनी मिल रही थी $1,00,000 में, आप रुपये में मत सोचिएगा, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान लैम्बोर्गिनी लेके घूमे। तो बेसिक मॉडल मान लेते हैं हम, 1 लाख में कहे $2-3 लाख में आती होगी, लेकिन उदाहरण के लिए अब वो गाड़ी 1.25 लाख रुपीज़ में डॉलर में बनेगी तो महंगाई तो अपने आप बढ़ गई वहाँ। तो एक तरफ वो बोल रहे हैं मैं इन्फ्लेशन कम करूँगा, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन उनके इस टैरिफ से बढ़ रही है। तो इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है डोनाल्ड जे ट्रंप ने। आप जाइए और सब्सक्राइब करिए हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल को। इसीलिए आज मैंने बिटकॉइन आपको नहीं करवाया। बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सारी की सारी बातें अब हम करेंगे हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल में। तो आप दोनों चैनल के साथ जुड़िए और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका आनंद उठाइए। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग आप सबके लिए, और ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।